साथ मुहक्किक हैं, इन्होंने आमू एक चैनल है अफगानिस्तान का, उसको इन्होंने एक बयान दिया और उसमें कहा जी कि हम तो हमारे लिए ड्यूरल लैंड के मसले नहीं, एस्टैब्लिश बॉर्डर है। वही बात अभी उन्होंने की है। अच्छा, उस पे वो तालिबान के अकाउंट्स और वो जो बाहर पीटीएम के अकाउंट, तो पाकिस्तान का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की सॉवरेन स्टेट बॉर्डर है। आप हमसे क्या लेंगे बॉर्डर, हमने आपके इनक्लेव ले लिए तो आप आए ना, फिर हम आपको फिर बताते हैं आप बॉर्डर को। दुनिया में आबादी के लिहाज से पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। पश्तून जो हमारी मेजॉरिटी हैं, वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, बल्कि वो अफगानिस्तान के साथ तो जाने ही नहीं चाहते। ये बाकायदा आप जाके पश्तूनों से मिले ना। आप कल कुछ हैकर्स ने अटैक किया, कल या परसों की बात है, और उन्होंने रखा ट्रू अफगान मुस्लिम, इस तरह कुछ करके उन्होंने नाम रखा, और उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा भी डाला, और उन्होंने हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा और इस तरह के लोगों को उन्होंने फुल टाइम उठाया कि भाई हम आपकी जो प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ी, हम इसको नहीं मानते। असल अफगान से हैं, वो इंडिया को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये अफगान हैकर्स थे या कोई और था, ये तो अल्लाह ही जानता है। हैकर होता है। मैं 2025 में भी हुआ था, खबरें चली थी कि पाकिस्तान ने उधर ब्लैकआउट कर दिया, ठीक है, और ब्लैकआउट करके पाकिस्तान ने क्या किया, तो मार्का हक का मेरा ख्याल है ये कोई तसलसल लग रहा है, ये हैकिंग जो है वो ऑपरेशन सिंदूर करते रहते हैं ना। 2.0 शुरू हो गया, पाकिस्तान कहता है यार तुसी जारी रखो, असी अपना एक मार्का दोबारा शुरू कर देना। अमेरिकन नेवी के सेक्रेटरी, और वो भी कुछ ज़ाहिर है कुछ अंदर की वजूहात होंगी कि जी के न्यूक्लियर चीफ जो है यूएस का, उसको एस्कॉर्ट कर दिया गया, बट इट वाज नॉट अ न्यूक्लियर चीफ, वो उनका केमिकल वेपन्स का कोई वो जो हेड होता है डायरेक्टर वो था, मतलब उससे बहुत नीचे की पोस्ट थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना की तरह सर सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान तमाम मामलात हुए, लेकिन ये ड्यूरल लाइन वाला बड़ा पुराना मसला है, और उस्ताद मुहक्किक ने कोई इस पे बात भी की है। वो क्या बात है और ड्यूरल लाइन का क्यों मसला समझते हैं अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा तालिबान रजीम है या इनसे पहले भी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ड्यूरल लाइन वो लोग कहते हैं, हम लोग तो इसको पाक अफगान बॉर्डर करते हैं, और ये इतना ज़्यादा इन लोगों ने पिछले 70-78 सालों के अंदर इस चीज़ को उछाला है या इस पर बात की है कि इवन पाकिस्तान में भी ज़ुबान ज़द आम इस बॉर्डर को ड्यूरल लाइन कहा जाता है। तो ये गलत और आम चीज़ है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि खाम में मशहूर हो गई है। ड्यूरल लाइन जो है, इसका कज़िया जो है वो 18वीं सदी के अंदर जाके मिलता है हमें। जब ग्रेट गेम शुरू हुई थी तो सगत ऊपर से ज़ार आ रहा था, नीचे से ब्रिटिश इंडिया आ रहा था। तो ये जो अफगानिस्तान का एक किंग था अमीर अब्दुर्रहमान, जिसको आयरन अमीर भी कहा जाता है, जिसने हज़ारात को बड़ा कत्ल किया था और भी बड़ी प्रोसिक्यूशंस की थी, खैर वो एक अलग हिस्ट्री है। तो उसमें ये जो अमीर अब्दुर्रहमान साहब हैं, इन्होंने कोई 4 लेटर्स लिखे थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया को, जो सगत ब्रिटिश इंडिया के कॉलोनाइजर्स थे यहाँ पे, और वो चूँकि उनके बड़े अच्छे दोस्त भी थे अमीर अब्दुर्रहमान साहब के, तो वो उन्होंने फिर अपने एक ब्यूरोक्रेट के जो 20-21वें ग्रेड का सेक्रेटरी था मोर्टमन ड्यूरेंट, उसको भेजा था कि वो जाके ये काम करे। अच्छा, वो मोर्टमन ड्यूरेंट भी दोस्त था अमीर अब्दुर्रहमान का। वो मोर्टमन ड्यूरेंट साहब को 63 दिन या 64 दिन वहाँ पे रहे, और उन्होंने फिर डिमार्केशन एक करके दी कि जी ये आपका इलाका और ये हमारा इलाका है, ठीक है, और एक एग्रीमेंट हो गया। इस पे किताब है, मैं क्योंकि हमारी वीडियो का टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, पूरा एक सब्जेक्ट है वो। तो उस पर किताब है रिविजिटिंग द ड्यूरल लाइन, डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान साहब की, वो सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने वो नक्शे भी इकट्ठे कर दिए जिसके अंदर सबके साइंस हुए हैं, ठीक है। ये जो माहिदा, ये 3 दफ़ा और अगले बादशाहों ने भी उसको वेरीफाई किया कि जी कि हाँ ये इसी तरीके से है। 1946 में आके इनको अचानक किसी चीज़ ने जो है ना तंग करना शुरू किया कि यार नहीं ये तो हमें वापस लेना चाहिए, जब उनको पता चला ना पाकिस्तान बनने वाला है। अब इमेजिन करें कि एक इस्लामी रियासत बनने वाली है, उसकी तहरीक इस्लाम पे खड़ी हुई है, और उसके साथ वाले एक इस्लामी मुल्क है, उसको अचानक ये मसला पड़ता है कि अच्छा यार ये अगर रियासत बन गई तो मैं भी पंगा डाल देता हूँ अपना। और इसी वजह से इन्होंने 47 में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। इसी की वजह से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज लॉन्च की। वो मसलसल वो जो जंग वाली कैफियत उन्होंने 47 से लेकर आज तक रखी हुई है, वो इसी ड्यूरल लाइन के परमाइश के ऊपर रखी हुई है। अब इस चीज़ को हम यानी जो पाकिस्तान में मुसलमान बसते थे, फिर अफगानिस्तान का जहाज शुरू हुआ 80s के अंदर, फिर ये 2001 के अंदर जब 9/11 का सारा मसला हुआ, और उसके बाद तालिबान को रेजिस्टेंस का मौका मिला और पाकिस्तान ने उसमें पूरी सपोर्ट दी तालिबान को। तो हमें यह था कि यार ये एक दफ़ा तालिबान वापस आ गए, वो जो मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ ना, हमें गद्दारी और बिट्रेल का वो होता है। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं, पाकिस्तानी लोगों को और पाकिस्तानी एकेडमिक्स को और पाकिस्तानी थिंकर्स को और जो लोग थोड़ी बहुत सोच समझ रखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात के ऊपर,
और रिलीजियस फिगर्स उसमें बहुत सारी हैं। उनको था कि एक दफ़ा तालिबान वापस आ गए तो इस्लाम में तो ये नेशनलिटी की बुनियाद के ऊपर या ये अपनी एथनिक उसके ऊपर तो कोई मसला ही नहीं है, इस्लाम तो उस चीज़ को डिस्करेज करता है। तो तालिबान आ गए तो उन्होंने ये मसला रिजॉल्व कर देना है, राइट, ये इस चीज़ को परसू नहीं करेंगे। उन्होंने आके इस चीज़ को और ज़्यादा परसू किया, ठीक है। जो पश्तून एलीट का, जो कि इनके किंग्स का और उसके बाद के जो इनके प्राइम मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो अपने आप को बड़ा लिबरल और सेकुलर कहते थे, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और जिनका बिल्कुल ही सीन ये था कि वो अफगानिस्तान की और इस रीजन की जो कल्चरल हेरिटेज था उससे मुखालिफ जाके खड़े होते थे, उन लोगों का ये सारा कंस्ट्रक्ट था ड्यूरल लाइन वाला। और में से एक प्राइम मिनिस्टर इनका तो जो है वो अपने आप को नाज़ी भी कहता था, डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते थे कि वो उन बादशाहों की और उनकी जो एलीट की जो एक नैरेटिव था उसको ही उठा के अब तालिबान ने भी अपना लिया। ये करज़ई भी यही बात करता था, गनी भी यही बात करता था, और अब तालिबान ने भी बात करते, तो फ़र्क तो इनमें कोई भी ना हुआ ना। हत्ता कि मैं बहुत सारे ऐसे तालिबान को, ये मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मुझे बाकायदा इसके ऊपर सबूत है मेरे पास, कि मुझे बहुत से तालिबान के बड़े जो हैं जो कि खुद पश्तून नहीं है, और चूँकि तालिबान में बड़ी एक कम तादाद है नॉन पश्तून्स की, तो उन्होंने ये मुझे कहा कि यार हम लोग खुद बड़ा इस पर डिसअपॉइंटेड हैं, इस पर मायूस हैं कि हमारी जो तहरीक थी ये तो इस्लाम के नाम पे खड़ी हुई थी, ये कहाँ पश्तून सब नेशनलिज्म की तरफ चली गई है, ठीक है। तो ये लोया अफगानिस्तान का पूरा नक्शा निकालना, पाकिस्तान के इलाकों को हड़प करने की बात करना, ये अटक तक की बात नहीं करते। ये ऊपर चित्राल से लेके नीचे विंदर है जो हब का इलाका ना, कराची से बाहर निकले हब है बलूचिस्तान बेबर, हब के बाद एक इलाका आता है छोटा सा शहर है विंदर तक का, यानी सहले समुंदर तक से लेके ऊपर चित्राल तक का इलाका ये कहते हैं हमारा है। तकरीबन 40 से 50% पाकिस्तान, उधर से इंडिया क्लेम करता है, 10 ये क्लेम, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक अखंड भारत का नारा लगाता है, एक लोया अफगानिस्तान का नारा लगाता है। खैर बीच में पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान की लड़ाई ऐसे लोगों के साथ है। उस पे उस्ताद मुहक्किक हैं जो कि उस्ताद सयाफ, जो कि सोवियत यूनियन के दौर के अंदर जब वो जहाद शुरू हुआ था तो उसमें जो एक ग्रुप था उसमें से एक उस्ताद सयाफ का भी ग्रुप था, तो उनके साथ ये शामिल थे। रिलीजियस फिगर है हज़ारा कम्युनिटी के, और फिर बाद में उन्होंने हिज़्ब वहदत के नाम से एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं अफगानिस्तान के। इन्होंने आमू एक चैनल है अफगानिस्तान का, उसको इन्होंने एक बयान दिया और उसमें कहा जी कि हम तो, हमारे लिए तो ड्यूरल लाइन का मसला नहीं, और ये वाकई सच है। अफगानिस्तान आप जाएंगे, ये सिर्फ पश्तून्स में भी कुछ पश्तून सब नेशनलिस्ट और कुछ पश्तून एलीट का ये नैरेटिव है कि जी कि ये हम इस बॉर्डर को नहीं मानते और उस पार वाले कुछ इलाके हमारे। बाकी सारा अफगानिस्तान बशमूल कुछ मेजॉरिटी ऑफ पश्तून्स के भी, और बाकी जो पीछे पश्तून्स बैठे हुए हैं, नॉन पश्तून्स बैठे हैं, सारे वो कहते हैं ये ड्यूरल लाइन तो हमारा मसला, तो पाक अफगान बॉर्डर है हमारे लिए, बिल्कुल एस्टैब्लिश बॉर्डर है। वही बात अभी उन्होंने की है। अच्छा, उस पे वो तालिबान के अकाउंट्स और वो जो बाहर पीटीएम के अकाउंट्स और दूसरे ये बाकी जो लरोबर वाले नारे लगाते हैं, उन सब ने उसके ऊपर बातचीत शुरू कर दी। जब उससे बातचीत शुरू हुई तो उस पर फिर जो बाकी नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं वो भी बीच में कूदे, और सब ने ही कोई 5-6 बड़े बड़े नाम है अभी तक के जिन्होंने उसके ऊपर खड़े होकर बात की कि जी कि हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये इस्टेब्लिश बॉर्डर है, ये मसला होगा कुछ पश्तून लीडर्स का। इससे ये जाहिर होता है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मतलब पॉलिसी पर कितनी बड़ी एक दरार मौजूद है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान के लोगों ने जो शुरू में, पाकिस्तान के कुछ बड़ों ने 90s में 1990 की दिहाई में जो एक पॉलिसी अपनाई थी अपने सारे अंडे उठा के पश्तूनों के बास्केट में डालने को, कितनी बड़ी गलती थी, ठीक है। तो आज देखें ना, वो पश्तून एलीट आपके खिलाफ पहले भी 47 में भी खड़ी हुई थी, 50 में भी खड़ी हुई थी, 60 की दहर में भी खड़ी थी, 70 में भी खड़ी थी, 80 में भी नजीब वगैरह ये पश्तून थे और ये आपके खिलाफ खड़े थे, 90 में भी थे, और 2000 के अंदर भी, और अब 2021 के बाद भी। तो आपका पता नहीं क्यों ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव है कि शायद सारे आपको अंडे जो है ना पश्तूनों की बास्केट में डालने चाहिए। तो हिकमत यार से लेके तालिबान तक का एक पूरा सफ़र है जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को बड़े गौर से देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को पीछे किया और उसके से इनको क्या क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। खैर ये एक बहुत बड़ा मसला चलो और अभी ऑन गोइंग है, लेट्स सी ये कहाँ जाता है। बिल्कुल। तो इसको हम कैसे देखते हैं? हमारे लिए तो ये बॉर्डर है, तो अब जिस तरह वो तो इस बॉर्डर को अगर नहीं मानते तो पश्तून तो इस तरह वो अटैक्स और ये चीज़ें करते रहेंगे, तो हम इसको फिर किस तरह? एक तो ये कि पश्तून का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादा पश्तून हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो पश्तूनों का शहर है ये काबुल नहीं है, या कंदाहार नहीं है, या जलालाबाद नंगरहार नहीं है, या पेशावर नहीं है, या बन्नू या सवाबी नहीं है, या कोयटा नहीं है, कराची है। बिल्कुल। दुनिया में आबादी के लिहाज से पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है, ठीक है।
तो पश्तूनों का हमसे तो कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी साइड के जो पश्तून हैं, ठीक है, वो शर व शकर हैं पाकिस्तान के साथ। कुछ बीच में हैं जो थोड़े बहुत वो अचकजई टाइप और इस तरह के जो लोग हैं वो थोड़ी बहुत बीच में कभी कभी लुच तुलते हैं। अचकजई साहब की तो बेटी साहिबा जो है पाकिस्तान के सरकारी खर्चे के ऊपर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और इसी पाकिस्तान को तोड़ने की बातें भी करती हैं क्वेटा के अंदर, ठीक है। तो वो तो एक अलग पार्टी है, उनको आप छोड़ दें। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, ठीक है, पश्तून जो हमारी मेजॉरिटी हैं, वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं बल्कि वो अफगानिस्तान के साथ तो जाने ही नहीं चाहते। ये बाकायदा आप जाके पश्तूनों से मिले ना, आप तो डे इन डे आउट मिलते हैं तो पश्तूनों से अपने ऑफिस में भी पूछे ना, आपको तो पता ही है क्या कहते हैं। वो तो कहते हैं निकाले इनको बाहर करें, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो हम पंजाबी बल्कि जो है वो कहते हैं यार क्यों बेचारों को बाहर निकाल रहे हो, वो पश्तून कहते हैं यार इनको निकालो यहाँ से। ऐसे तो हमारे पश्तूनों का कोई ऐसा सच वहाँ से मसला नहीं है। हाँ, वो जो एक एथनिक कंपटीशन होता है बिटवीन पश्तून एंड पंजाबीज वो जरूर मौजूद है। वो पॉलिटिकल कंपटीशन है, आइडियोलॉजिकल है, कुछ भी है, वो रहता है, वो चलता रहेगा। उसमें कभी कभी कुछ गलत बातें भी हो जाती है और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं पीटीएम वाले भी। लेकिन एज सच कोई पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान कोई पश्तून आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सर, उस साइड के ऊपर भी सारे पश्तून ऐसे नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको रेस से, मैंने तो पश्तून इसलिए बात की कि चूंकि वो लीडर्स जितने थे वो पश्तून्स थे, तो हमने इसलिए वो सारे बास्केट में अंडे जो डालने की बात की है वो उनके बास्केट में डालने की बात की है। अदरवाइज पश्तूनों में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, खुद तालिबान में भी बहुत सारे पश्तून अच्छे लोग होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसी पश्तून शोविनिज्म को, इस एथनिक फाशिज्म को, इस सब नेशनलिज्म को, जिसमें असबियत है, जहालत है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जहालत की पुकार है, उसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की ये सॉवरेन स्टेट बॉर्डर है, आप हमसे क्या लेंगे बॉर्डर, हमने आपके एनक्लेव ले लिए दो। तो आप आए ना, फिर हम आपको फिर बताते हैं आप बॉर्डर को जरा छेड़ने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अभी मेरी किसी से बात हो रही, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर की दूसरी साइड पर अफगानिस्तान वाले लोग हैं वो बॉर्डर के करीब करीब कहते हैं कि आप हमें अपने में शामिल कर लें, इधर हम वो चित्राल में कहीं बात हुई है वो, और उधर के पार के लोगों ने ये बात कही है कुछ लोगों ने कि हाँ भैया आप हमें अपने पास ले लें, ठीक है। तो मतलब ये ठीक है, छोटी है बड़ी है, कुछ लोगों ने कहा, ज़्यादा लोगों ने कहा, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि कहा है। और मुझे पता है ये बहुत से लोग, अफगानिस्तान के लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, हर शहरी करते हैं, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। बट इफ़ यू आस्क देम टुडे, ठीक है, कि यार वो अफगानिस्तान रहना चाहेंगे या पाकिस्तान रहना चाहेंगे, यू विल गेट द आंसर पाकिस्तान, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना वहाँ पे, तो वो नहीं रहना चाहते तो पाकिस्तान का कोई बंदा जाके वहाँ क्यों रहना चाहेगा यार? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये बस कहने की बातें हैं, तो उनको सुन लेना चाहिए। अच्छा ये एक, अच्छा इसमें मैं ड्यूरल लाइन की वजह से एक वाक़या बताता हूँ, ये अक्सर मैं कोट करता होता हूँ। करज़ई साहब जब प्रेसिडेंट थे ना, वो भी ये वाली बातें किया करते थे, ठीक है। और सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो बड़े हमारे मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो उनके बड़े दोस्त हैं करज़ई साहब के। तो उन्होंने हमें हमारी एक इदारे की उसमें बताया कि मैंने करज़ई से बात की कि ये क्या आप हर दूसरे तीसरे दिन ये वाली बात कर देते हैं। तो करज़ई ने मुझे कहा हंसते कि यार ये हमारे लिए ना सियासी मसला है, सियासी बात, अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग हमें इधर एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये जहर आपने खुद घोला आपके एलीट ने, और अब आपको इससे मफर नहीं है, आप इससे पीछे नहीं हट पा रहे। यहाँ पे जो रेफ्यूजी कैंप्स थे ना यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा था, मैंने खुद देखा, उसमें ड्यूरल लाइन का मसला डाला हुआ था और ये बताया हुआ था कि जिस मुल्क के अंदर तुम रेफ्यूजी हो, ये मुल्क बेसिकली गासिब है तुम लोगों के लिए। तो इस तरह की आप नर्चरिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की, और उसके बाद आप कहेंगे यार ये जहर पॉलिटिकल हमारी मजबूरी है। पॉलिटिकल मजबूरी इसलिए क्योंकि आपने ये जहर डाला है उनके दिलों में, माइंड ब्रेन वॉश किया है इस टाइम। अच्छा सर, दूसरा एक पड़ोसी की तो बात कर ली, दूसरा पड़ोसी जो हमें दिखाता है कि हम आईटी में बहुत आगे हैं, हमारे आईटी का ये वो, इंडियन चैनल एक बहुत बड़ा चैनल हैक हो गया, क्या कहानी है? TV1 आई थिंक या वन इंडिया कुछ नाम करके TV1 इंडिया का है, उस पर कल कुछ हैकर्स ने अटैक किया, कल या परसों की बात है, और उन्होंने रखा ट्रू अफगान मुस्लिम्स, इस तरह कुछ करके उन्होंने नाम रखा, और उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा भी डाला, और उन्होंने हैबतुल्लाह खंजादा और इस तरह के लोगों को उन्होंने फुल टाइम उठाया कि भाई हम आपकी जो प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ी, हम इसको नहीं मानते, असल अफगान से हैं वो इंडिया को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये अफगान हैकर्स थे या कोई और था ये तो अल्लाह ही जानता है, हैकर होता है। तो उसने काफ़ी देर तक वो हैक किया रखा, और इससे क्या चीज़ आ रही थी, एक तो ये कि साइबर सिक्योरिटी इंडिया की कितनी वीक है। नंबर 2 ये जो बात आपने की है कि जब आपको IT का एक्सपर्ट
एक्सपर्ट और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, तो व्हेन हैकर्स कम डाउन तो इंडिया को अपनी ही मेडिसिन, क्योंकि इंडिया बड़ी कोशिश करता है ना इधर उधर हरकतें करने की, तो इंडिया को अपनी मेडिसिन मिल गई है। बिल्कुल। थर्ड ये मई 2025 में भी हुआ था। हाँ, खबरें चली थी कि पाकिस्तान ने उधर ब्लैकआउट कर दिया, ठीक है, और ब्लैकआउट करके पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया का ग्रिड जो है वो हैक किया हुआ है। इस तरीके के और बहुत सारी हरकतें पाकिस्तान ने उस वक्त की थी। तो साइबर वॉरफेयर जो है ये, इसमें भी पाकिस्तान जो है, मेरा ख्याल है कि इंडिया को उसी तरीके से नाको चने चबा रहा है जिस तरह डॉग फाइट में किया था और जिस तरह बनाना मसूर्स में किया था। तो मार्का हक का मेरा ख्याल है ये कोई तसलसल लग रहा है, ये हैकिंग जो है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर करते रहते हैं ना, 2.0 शुरू होगा, पाकिस्तान कहता है यार तुसी जारी रखो, असी अपना एक मार्का दोबारा शुरू कर देना। एंड देन ऑफ कोर्स अभी 7 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, जिसमें मार्का हक और बनाना मसूस हुआ था। तो शायद उस हवाले से भी ये कोई एक हो गया, यार चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें उसमें से थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द जो मैसेजिंग है, दिस ऑल्सो शोज कि शायद कुछ अफगान इन्वॉल्व हों वाकई में, और अफगान जो हैं वो शायद एक मैसेजिंग कर रहे होंगे भाई, क्योंकि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री व्हेन तालिबान टुक ओवर ना, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो वहाँ से भागा था। और अफगानों को उस वक्त के ये गनी वगैरह को बड़ी उम्मीद थी कि इंडिया यहाँ पे ठहरा रहेगा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करेगा जब अमेरिकन चले जाएंगे। हुआ क्या, सबसे पहले भागा। तो वो उनके अच्छा, ईरानियन से भी सबसे पहले उसके बाद इनके वीज़ाज निकाल दिए, इनके स्टूडेंट्स को वीज़ाज नहीं दिए, फिर इनके पास फौजी गए हुए थे ट्रेनिंग करने, उनको निकाल दिया अपनी अकेडमियों से बेचारों को, इमेजिन, ठीक है। तो बाद में तो फिर तालिबान के साथ पिंगे शिंगे भी बढ़ा ली, मुत्तकी को भी बुला लिया, उसी मुत्तकी को जिसको ये दहशतगर्द कहते थे। तो ये इंडिया की पॉलिसी है, वो भागने वाली भी और गेट शिफ्ट करने वाली भी, तो वो उन्होंने हरकत की, ईरान में भी उन्होंने ये किया। तो ये मेरा ख्याल है कि किसी ने उनको फिर एक अच्छा मैसेज पहुंचा है। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा हम इंटरनेशनल चीज़ों पे बात कर लें, जो ईरान इजराइल US वॉर चल रही है, उसमें जो अमेरिकन नेवी के चीफ हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। क्या वजह, जब इस तरह की वॉर्स होती है उनके दरमियान तो इतने बड़े बड़े चीफ्स रिज़ाइन नहीं देते। नहीं, अमेरिकन नेवी के चीफ ने नहीं, अमेरिकन नेवी के सेक्रेटरी उन्होंने किया है, और वो भी कुछ ज़ाहिर है कुछ अंदर की वजूहात होंगी, अभी वो वजूहात सामने आएंगी। इसी तरह की खबर कल चली थी के जी के न्यूक्लियर चीफ जो है US का, उसको एस्कॉर्ट कर दिया गया, बट इट वाज नॉट अ न्यूक्लियर चीफ, वो उनका केमिकल वेपन्स का कोई वो जो हेड होता है, डायरेक्टर वो था, मतलब उससे बहुत नीचे की पोस्ट थी, और वो भी इसलिए कि उसको बेसिकली हनी ट्रैप किया था किसी ने, ठीक है, और वो कुछ अपनी गर्लफ्रेंड साहबा को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता रहे थे बातों में कि जी कि मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। तो वो उस बुनियाद के ऊपर उनको वहाँ से स्कॉट आउट किया गया, और वो के लिखने वाले लिख रहे हैं कि ये बुरा है, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि US न्यूक्लियर चीफ जो है वो बाहर जा रहा है। अच्छा, अभी ये जो नेवी सेक्रेटरी के बारे में बात आ रही है, ये भी है कि जी कि शायद ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसने रेजिस्ट किया, तो उसके बाद पे ले गया। तो अब इस तरह की खबरें वो आती रहेंगी। तो ये 2 खबरें कल से आई हैं, एक ये जो न्यूक्लियर वो जो डायरेक्टर है उसका, और एक ये वाली। तो इन दोनों के अंदर एग्जैजरेशन ज़्यादा है, और ये उसी तरह की, अभी वो आज सुबह भी मैं एक प्रोग्राम में था टीवी पे, तो उधर मुझसे उन्होंने सवाल किया एंकर ने कि जी के आधे से ज़्यादा स्टॉक पाइल US ने ख़त्म कर दिया अपना ईरान के ऊपर, और आधे से ज़्यादा पता नहीं झोंक दिया, आधे से ज़्यादा ये। तो आई वाज लाइक कि यार मैं पिछले दिनों एक वो देख रहा था, एक डाटा देख रहा था जिसमें चाइना और मतलब सारी दुनिया की जो आर्सनल था ना, यानी उसके बाद जो एमुनेशन है उसका, उसमें जो सिर्फ और सिर्फ जो जेट्स जो हैं, ठीक है, और इसके साथ जो मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च होते हैं, वो बेसिकली उसका एक कंपैरिजन था कि किसके पास कितने हैं वो। तो चाइना का सबसे ज़्यादा था पूरी दुनिया से ना, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर चाइना यहाँ पर है ना, तो US यहाँ पे था। हाँ, ऐसे, ठीक है, और इतना स्टॉक पाइल है US के पास। तो US को तो अभी एमुनेशन की कोई कमी नहीं है ही नहीं। उन्होंने तो बनाई है एमुनेशन, उन्होंने सारी जिंदगी उन्होंने जंगें लड़ने के लिए, उनकी वॉर इकोनॉमी पे चलता है, दुनिया को तबाह और बर्बाद करना उनका वाहिद मकसद है, ठीक है। तो उस पे इस तरह की खबरें आ रही हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होती हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा मोरल हाई बूस्टर किया जाए। सेम गोस फॉर दैट है। और फिर उधर डेमोक्रेट्स हैं, वो भी बहुत सख्त खिलाफ हैं ट्रम्प के, तो वो हर इस तरह की चीज़ को जो पूरा उधर का मीडिया है वो भी पूरे तरीके से उठाता है। कल मुझे किसी की एक ट्वीट बड़ी अच्छी लगी, कोई पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि जब मैं इस बार गया हूँ अमेरिका, तो जो इस वक्त अमेरिका के अंदर टॉक्सिटी है ना डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान, वो इवन पाकिस्तान में PTI और फौज के दरमियान नहीं है, इस कदर टॉक्सिटी है वहाँ पे,
ठीक है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि इस पूरी जंग का ट्रंप और रिपब्लिकन्स पे भी कितना बड़ा प्रेशर होगा, और उस वजह से उधर से मीडिया से जिस तरह की खबरें आती हैं उसको हमें ज़रा थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। और क्या यही वजह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद टॉक करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं, अपने उस पर बात करना चाहते हैं, वो जल्दी करना चाहते हैं, शायद ईरान कहता है कि चलो हम मजीद देख लेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पेस के साथ चल रहे हैं। लोगों को ऐसा लगेगा मैं ईरान की मुखालफत करूँ, ट्रम्प को जरा मैं नहीं, हकीकत यही है कि वो इस वक्त कोशिश कर रहे थे, उस पर प्रेशर तो है, उस पर प्रेशर है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवानी है, उस पर प्रेशर है कि उसने जंग को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है, उसको प्रेशर है कि उसने जो मकासद जंग के हासिल करने से अगर वो नहीं हासिल हो रहे तो जब तक जितने हासिल हो गए वही लेके मैं निकल जाऊँ यहाँ से। सेम गोस फॉर ईरानियंस, ठीक है। ईरानियन स्टबर्न इसलिए में क्योंकि उनको ये लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उनका मेजर वेपन है। अब वही मेजर वेपन उसने काउंटर कर दिया ऊपर एक और ब्लॉकेट डाल के, उस पर अब ईरानियंस चीख रहे हैं कि यार आपने क्यों हमारा ब्लॉकेट किया हुआ है, और वो शर्त ये रख रहे हैं जी कि आप ये खोलेंगे तो हम कहते हैं, यही शर्त पहले अमेरिकन रखते थे कि आप खोलें हम बैठ जाते हैं, तो अब अमेरिकन से बन के तो आप ये शर्त रख रहे हैं, तो वो बेसिकली काउंटर मूव्स हैं दोनों की। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ये देखना है कि ईरानियंस जो हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेलमेट है, और वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर के जो रेडिकल्स हैं, जो जिसे जो कल भी हमने बात की थी, वो इस चीज़ को पार नहीं चढ़ने दे रहे। उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी थी, वो तो कल थोड़ा सा मेरा ख्याल है फिर किसी ने उनको कहा है तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुए हैं। अलबत्ता ट्रंप ने आज बयान दिया है, अमेरिकन मीडिया ने सुबह उसको कोट भी किया कि अगले जुमे तक जो है वो राउंड 2 जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अगर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं इसका मतलब है कि कोई ना कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान की दोबारा से काम आई है, और शायद दोबारा से जो आइस बन गई थी वो दोबारा से थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, दरमियान में बात हुई थी कि शायद टर्की भी ये रोल कर सकता है जो मीडिएशन का पाकिस्तान का, तो इस हवाले से अब क्या सिचुएशन है, क्योंकि ईरानी क्या जाएंगे टर्की ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये तो ऑलरेडी बात हो रही है यार। इजिप्ट इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, कतर इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है। आपके शहबाज शरीफ साहब इन्हीं 3 ममालिक में गए थे ना, इजिप्ट ने उसके बाद बयान भी दिया था। तो ईरानियंस जो हैं उनकी अगर सऊदी अरब के साथ या कतर के साथ लड़ाई भी है इस सिनेरियो में, तो टर्की और इजिप्ट तो मौजूद है ना, तो वो लोग उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर तुर्की का अंदर दाखिल होना या किसी और मुल्क का दाखिल होना वो इसलिए क्योंकि इस वक्त ट्रंप ने भी यही कहा है जी कि हमें मीडिएशन के लिए पाकिस्तान ही पे एतबार है। ईरानियंस ने भी दोबारा ये बात कह दी है, ठीक है। कल थोड़ी सी ज़रा एक शुरू हुई थी ईरानियंस की तरफ से, लेकिन अभी दोबारा मेरा ख्याल है वो सेटल डाउन हो गई है। अलबत्ता हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स इंडियंस एंड PTIians, ठीक है, वो बहुत खुश हैं। क्यों हो यार, टॉक्स जो है ना वो नहीं आया, मतलब इन बदबख्तों को ये हया नहीं है कि यार टॉक्स अगर अल्लाह ना करे फेल होगी तो ये नुकसान क्या आसिम मुनीर का है, नहीं तो उनका, या ये नुकसान जो पाकिस्तानी फौज का है, हमने या ये नुकसान शहबाज शरीफ का है, ठीक है, उससे उनको इज्जत मिल गई है, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस जंग के रुकने का फायदा पूरी दुनिया को है और पाकिस्तान को है बिलखसूस, तो तुम्हें वो हजम नहीं हो रही। तो वो यूजुअल सस्पेक्ट सिंथिया डिरिची और ये सारे शुरू हो गए हैं, बाहर बैठा हुआ इनका डायस्पोरा भी, क्यों हो अगर पाकिस्तान, हमने पहले ही कहा था कि ये मसला हो जाएगा। एक अभी कोई आर्टिकल बड़ा मशहूर हुआ है, उस पर आज एक बात खुली है जी कि वो जो आर्टिकल लिखा है जिस बंदे ने, उस बंदे का आज से 3 महीने पहले तक वो एक इंटर्न था किसी एक न्यूज़ मीडिया, और आज से 4-5 महीने पहले तक या पता नहीं 4-5 साल पहले तक वो अंडरग्रेड था, और उसने जिन 2 लोगों को कोर्ट किया वो PTI के पे वो थे, उनके यानी पे रोल पे थे व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट, प्रॉपरली ऑफिशियली के पे रोल पे थे, तो उनको न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पे उसने पेश किया हुआ है। तो ये इस तरह की हरकतें ही मुसलसल करें। कल वो कोई उस्मान वड़ायच है, हाँ, उसने ट्वीट वो पॉडकास्ट किया शोज़ब के साथ, फौजान के साथ, शोज़ब, अच्छा शोज़ब, अहमद फौजान वो कराची का, अहमद फौजान, सॉरी अहमद फौजान, यस उसके साथ। अब वो अहमद फौजान साहब और उस्मान वड़ायच साहब क्या लगे, उस्मान वड़ायच साहब लगे इनकी तो कोई तस्वीर ही नहीं आई, मतलब यार मुंह पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। वो JD Vance के आने जाने की तस्वीरें नजर नहीं आ रही तुम्हें, उनकी गले मिलने की तस्वीरें नजर नहीं आ रही तुम्हें, शहबाज शरीफ के साथ, आसिम मुनीर के साथ, और मुंह पे बैठ के वो वीडियो में कह रहा है कि यार इनकी तो आपस में कोई पिक्चर्स ही नहीं है, तो कौन सी नेगोशिएशंस हुई हैं। यानी पूरी दुनिया ने वो देखा कि आपका आसिम मुनीर तेहरान उतरा और उसको वहाँ पे उन्होंने रिसीव किया, कहता है कोई तस्वीर ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब यार
और लोग उस पे व्यूज दे रहे हैं, 10,000 15,000 व्यूज जा रहे हैं उनको। इससे क्या जाहिर होता है? इससे एक तो ये कि झूठ ये कितना बोलते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनको कोई इस बात से गर्ज नहीं है कि इसका फायदा पाकिस्तान को क्या होगा। इनको सिर्फ अपने बोझ माविया के अंदर आसिम मुनीर और फौज को सगत रगड़ना है, सिंपल, ठीक है। नंबर तीन, अवाम कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती है अनफॉर्चुनेटली। उनको हकायक से कम वाबस्तगी है और इस बात से ज़्यादा है कि यार बस ठीक है, जो सेंसेशन जहाँ से मिल जाए वहाँ पे। तो इससे जाहिर क्या होता है कि अवाम को भी ज़रा अपने आप को ठीक करना चाहिए कि यार आप मतलब क्या कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं रही। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जन जी कहते हैं आप अपने आप को, और हालात आपके ये हैं कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाए, मुंह पे बैठ के झूठ बोल दे तो आप उसको जहन साजी देखें कैसी ज़बरदस्त है। वो पढ़ा लिखा जी क्या है, CSS इंस्ट्रक्टर है। ऐसे CSS इंस्ट्रक्टर हो हमारे तो किस किस्म की ब्यूरोक्रेसी निकल रही होगी पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है कि 70-78 साल से पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई है ब्यूरोक्रेसी ने, वो ऐसे इंस्ट्रक्टर्स की वजह से मचाई है। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि उनके उस्ताद ऐसे थे, ठीक है। आजकल ये उस्ताद बना हुआ CSS जो नए एक्सपायरेंट्स हैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के इस टाइम अफ़गानिस्तान, इंडिया और जो एक इंटरनेशनल जो एक वॉर की सिचुएशन बनी हुई, इन तमाम पर गुफ्तगू की उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद भी आती है। इसको मज़ीद शेयर भी किया करें और उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर लें ताकि जब भी शो अपलोड हो तो आपकी फीड में आए और आप उसे देख सकें और नॉलेज हासिल कर सकें। फ़िलहाल के नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को और सलमान जावेद साहब को सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।